कच्चा तेल कहाँ से आता पता है उनको? उनको तो लगता है गुजरात से आ रहा होगा कच्चा तेल। पर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। संबित पात्रा जी का क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, उनको क्या जवाब, उनको तो बस बहुत है उनके लिए। आपके मित्र संबित पात्रा जी उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये हम कमेटी से चर्चा करके फिर बाद में बताएंगे। और वहीं कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी बात ₹3 पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। एमएसपी पे मैं आपको पहले बात करता हूँ। जिन सज्जन का आपने बताया कि आपके मित्र हैं, मेरे तो मित्र हैं वो, पर प्रधानमंत्री जी के दुश्मन क्यों बने? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी ने रिटर्न रिपोर्ट दी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रिटर्न रिपोर्ट दी थी, और उस रिटर्न रिपोर्ट का पहला लाइन पढ़ के सुनाता हूं जो मेरे दिमाग में है कि एमएसपी is a legal right to the farmers and it should be given as a mandatory right to the farmers of our country। ये उन्होंने रिटर्न रिपोर्ट में कहा था, उस कमेटी में कहा था जिसके चेयरमैन वो स्वयं थे, तो वो उनका ही रोज विरोध कर देते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी का विरोध कर देते हैं, कभी जो आपने सज्जन का नाम लिया वो प्रधानमंत्री जी का विरोध कर देते हैं। उनको पता ही नहीं कि पहले क्या बोला हुआ। उनको लगता आज से सारी दुनिया चालू हुई है। आज से दुनिया चालू नहीं हुई, उससे पहले भी आप थे। आपने क्या क्या कथन बोले वो सब लोगों के जहन में है। रही बात जो आपने पूछा और आपने भी जिसका ₹3 वैट की बढ़ोतरी की बात कही, देखिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है, मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, और इसमें 1% की भी त्रुटि नहीं। पिछले मई 2022 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कोई परिवर्तन किया था। उस समय कच्चे तेल की कीमत $110, $115, $110-115 प्रति बैरल के आसपास थी। आज भारत सरकार के मंत्री जहां भी जाते हैं बोलते हैं हमने रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीदा और $45 प्रति बैरल में खरीदा। 110 से $45 हुआ, मतलब आधे से भी कम कच्चे तेल की कीमत हुई। क्या भारत सरकार ने उसका फायदा देश के उपभोक्ताओं को दिया? हमने तो भारत सरकार को कह दिया कि आप जो एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो लेते रहिए, पर जो कच्चे तेल की कीमत का जो फायदा है वो तो देश के लोगों को दीजिए। वो क्यों नहीं दे रहे? और अगर वो कच्चे तेल की कीमत कम हो जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो वैट होता है वो परसेंटेज के आधार पे होता है, तो जैसे ही वो कच्चे तेल की कीमत कम होगी स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट भी कम हो जाएगा। भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम नहीं होगी क्योंकि वो पर लीटर के अनुसार होती है, ये एड वैलोरम होती है। तो हम तो ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर आप कम करो और हम बढ़ा दें तो हम दोषी हैं, मानते हैं हम दोषी। पर आपने तो कच्चे तेल की कीमत का फायदा उपभोक्ता को 1 पैसे का नहीं दिया। कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई। और एक और रिसर्च का आंकड़ा दे रहा हूं, $1 अगर कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो 45 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लीटर कम हो सकती है। ये एक गणना, 115 का 45 मतलब $70। 45 पैसे को 70 से करें ₹28 पेट्रोल और डीजल कम हो सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे वो फायदा? और जैसे ही ₹28 कम होगा स्टेट गवर्नमेंट तो एड वैल्यू ड्यूटी लेती है, अपने आप कम हो गया। आपने बढ़ाए तो ₹3 देखो मेरे पास हिमाचल का कोई फाइनेंशियल अभी डाटा है नहीं, तो मैं आपको बिना डाटा के बात करूंगा। मेरी आदत नहीं कि मैं झूठ बोल दूं, अनशन कुछ भी मेरे पास, पर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। संबित पात्रा जी का क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, उनको क्या जवाब, उनको तो बस बहुत है उनके लिए। उनका क्या नॉलेज आपको? मेरे मुंह से यहाँ पे इस पटल पे हम सबकी इज्जत करते हैं, उनके मेरे मुंह से क्यों सुना रहे हैं उनके बारे में? उनको पता है कि कच्चा तेल कहाँ से आता पता है उनको तो लगता है गुजरात से आ रहा होगा कच्चा तेल। उनको पता है नहीं कच्चा तेल दूर से देशों में आता है।
उनको पता है कि देश में इंडियन ऑयल कैसे, वो एक तेल कंपनी के बोर्ड में भी रहे, उनको पता है कि रिफाइनिंग में कितने प्रोसेस होते हैं और पर लीटर क्या कॉस्ट आती है रिफाइनिंग की। अब पूछ के आना अगर बता दें तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। डाटा आपने दिया है, सरकार का कहना है बायस है, बैलेंस नहीं है। 100 इंडेक्स में हम पाकिस्तान से भी नीचे है, जहां आटे का रेट जो आसमान छुआ, लोग आटे के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, तो कैसे सेटिस्फाई हो? देखिए आपको मैं तो पाकिस्तान की न्यूज देखता नहीं सर, मतलब पॉलिसी ग्लोबल रूप से बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पॉलिसी लेवल पे तो मुझे नहीं जानकारी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे मुल्क का कंपैरिजन चीन अमेरिका से करता हूँ, पाकिस्तान की न्यूज नहीं देखती। पर आपने कहा है तो मेरे पास तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो एक रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की ग्लोबल रेटिंग करती है, वो हमारे देश की तो करती नहीं है, वो किसी के दबाव या किसी के बायस में नहीं आती, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। तो हमारे यहाँ जो भुखमरी की, यही तो कह रहा हूं कि ये जो छठा पॉइंट है ना, उसके कारण से चौथे पॉइंट की न्यूज नहीं आ रही। छठा पॉइंट क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसके अनुसार वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया। 150 हाँ, मैं और इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आई कोट, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया। तो शायद इस कारण से इस तरह की खबरें नहीं आती होगी, मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं तो जो पब्लिश डेटा है, जो रिसर्च डेटा है, जो ग्लोबल एजेंसीज जो अनबायस्ड होके रेटिंग करती है, उनके डेटा से बात कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ भी आपको शायद दिल्ली में या बड़े महानगरों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप सुदूर छोटे कस्बों में जाएंगे, आपको लगेगा कि हंगर की प्रॉब्लम है, लोगों को 2 वक्त भोजन नहीं मिल रहा है। और अगर मिल रहा होता तो एक बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, अमृतकाल 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 की बात हो रही है, 80% जनसंख्या को 5 किलो राशन देना अमृतकाल है? ये अमृतकाल है कि देश के 80% लोगों को, मैं उसका खिलाफत में नहीं बोल रहा हूं, पर ये अमृतकाल नहीं हो सकता। आपने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, देश के रोजगार के मॉडल को ध्वस्त कर दिया, तो आज लोगों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ी। क्यों पहले जरूरत नहीं पड़ी, आज जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने जो इकोनॉमिक प्रीमाइस था देश का, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, वो ध्वस्त कर दिया। अब मैडम ने एक सवाल हरियाणा के लिए पूछा, मैं आपको बताऊं, देश का सर्विस इंडस्ट्री का सबसे मतलब पावरफुल इंजन कौन हुआ करता था? देश की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता था? बेंगलुरु, कर्नाटक को। क्या हालत है वहां की सरकार को, वो कपड़े, कब्रिस्तान, बुर्का, उसके ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, जबकि उनको बात करनी थी AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, 4D, उस पर बात करनी थी, उस पर रिसर्च करनी थी, पर सरकार वहां पे अभी इन चीजों के ऊपर ही नहीं आ पा रही कि किसने कौन से रंग का पहन लिया, किसने क्या खाया, किसने बुर्का पहना नहीं पहना, वो उसी में अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, वहां के MP सरेआम बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, सरेआम बोलते हैं कि रोजगार सब बेकार है, महंगाई सब बेकार है। आप ये पता लगाओ कि कौन सा धर्म क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो डाटा, जो ग्रोथ के आ रहे हैं नंबर्स, ये आएगा ही ना, टॉप से नीचे तक जाता है ना। आप जो टॉप पे जो काम करते हो, नीचे वाले तो आपको अनुयायी देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं कि तेरे कपड़े देख के तेरा चरित्र बताऊंगा, व्हाट इज दिस? जब प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि कपड़े देख के मैं ये बताऊंगा कि इससे अच्छा पॉलिस्टर इस राज्य में कैसे बने, ये बात नहीं बोली गई उनसे। वो कपड़ों का रंग देख के चरित्र बता रहे थे लोगों को। वो देश में शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन करके देश के विकास का मॉडल बता रहे थे। उन्होंने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि लगातार हमारी हंगर इंडेक्स में रेटिंग क्यों गिर रही है। उन्होंने ये कंपैरिजन नहीं किया कि प्रेस के लिए सबसे खतरनाक देश भारत क्यों बना हुआ। उन्होंने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग 140 देशों में 146 देशों में 135वीं क्यों है। उन्होंने कभी इस पे बात नहीं करी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि 79% जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना के दौरान गरीबी के अंदर आए, एक्सट्रीम पॉवर्टी में आए, वो भारत के लोग थे। उन्होंने कभी ये बात नहीं करी कि जो 2017 में 8.3% से GDP ग्रोथ हो रही थी, वो कोरोना के पहले 3.7% पर क्यों आ गई। सवाल ये है,
हमें लगता है महत्वपूर्ण बिंदु ये है, देश में विमर्श इन मुद्दों पर होना चाहिए, देश में नीतियां इन मुद्दों पर बननी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।